नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले हम फंड एंड इन्वेस्टमेंट तक की बात की थी। अब हम उससे आगे चलते हैं। देखिए, ये पूरी बाइलाज है जिसका हम थोड़ा थोड़ा आपको बता रहे हैं किस्तवार। तो आज हम जो है दूसरी किस्त आपको पेश कर रहे हैं। फीस दाखिला आम तौर पर हर किसी भी अंजुमन में फीस दाखिला 100 रुपये, 50 रुपये या 500 रुपये तक ली जाती है। अंजुमन की आमदनी महदूद होती है। अगर जब कोई मेंबर बनेगा तो मेंबरशिप या दाखिला फीस ली जाती है। ये रकम नाकाबिले वापसी है। असद या मफाद की मुंतकिली पर पाबंदियाँ। कोऑपरेटिव एक्ट 2020 की दफ़ा 23(2) में कहा गया है कि एक मेंबर अपना मिल्कियती हिस्सा या अंजुमन के सरमाए या जायदाद में अपना मफाद या कोई हिस्सा इस वक्त तक मुंतकिल नहीं कर सकता जब तक कि अली वो ऐसे हिस्से का हक कम अज कम 1 साल तक मालिक न रहा हो। यहाँ एक बात समझने की है कि ये पाबंदी क्यों लगाई गई है। एक्ट में भी है और रूल्स में भी है कि देखिए, सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी का जो कारोबार का ताल्लुक है सिर्फ वो शेयर की बुनियाद पर होता है, एक शेयर की बुनियाद पर ये पाबंदी है। अब शेयर अगर आपके पास है तो फिर आप ज़मीन भी आप जो है वो प्लाट भी खरीद सकते हैं, मकान भी खरीद सकते हैं, फ्लैट भी खरीद सकते हैं अगर वो सोसाइटी के अंदर हो। तो इसकी बुनियादी वजह ये है कि हाउसिंग सोसाइटी में, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में इस बात की जो है इसके लिए ये बनाई गई है कि वो लोग जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, अगर वो किराए के घरों में रहते हैं तो वो हाउसिंग सोसाइटी में जब मेंबर बनते हैं और उनको प्लाट मिलता है तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इसको ये जहन में न रखे कि हमने इसलिए ख़रीदा है कि इसको हम बेच देंगे। नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि ये कोशिश होनी चाहिए कि जो प्लाट आप है उस पर मकान बनाने की कोशिश करें और मकान बनाएं, उसमें रहें हम। ये बुनियादी मकसद है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। लेकिन आजकल जो है इसको एक यूँ कारोबार समझ लिया है कि आप इधर प्लाट आपको मिला और 2 महीने बाद आपने उसको एजेंसी की तरफ, एस्टेट एजेंसी के थ्रू भेज दिया और फिर 2-4 महीने के बाद वो शख्स जिसने पहले ट्रांसफ़र कराई वो उसको आगे बेच देता है। ये कारोबार बन गया। ये देखिए, बुनियादी मकसद ये नहीं है। जब आदमी अपनी बुनियादी मकसद से हट जाता है किसी भी मामले में तो उसको नुकसान होता है। अब आजकल देखें लोग जो है वो जो आज से 40 साल पहले जो प्लाट 5,000, 10,000 या 50,000 में लेने को तैयार नहीं होता था, आज वो प्लाट जो है वो 80 लाख तक के, 60 लाख तक, 120 लाख के हो गए हैं। अब आप उससे आगे के तो आप सोचें तो ये कारोबार हो गया। लेकिन ये ऐसा नहीं चल सकता। उसूल के खिलाफ अगर आप चलेंगे तो नुकसान होगा आइंदा जाके। अभी किसी को अंदाज़ा नहीं है, अगर इसमें कोई ऐसी बात अचानक आ जाए तो आपका 80 लाख का प्लाट 80,000 में भी कोई नहीं लेगा। तो बराए करम जो है इस जहन से या फिर जितने मेंबरान सोसाइटी के हैं उनको यह बात समझनी चाहिए कि आप इस किस्म के कारोबार में ना पड़ें, बल्कि इसको रहने के मकसद के लिए आपने लिया है तो रहना ही इसके अंदर आपको चाहिए। आमतौर पर किसी भी रिहायशी अंजुमन का शेयर या हसद 100 रुपये का होता है और यह रकम काबिले वापसी है। लिहाजा यह रकम अंजुमन के आमदनी के हिस्सा नहीं होती। यह रकम सरमायाकारी में शुमार होती है। मकरूजा भी शामिल जो कर्जों के इजरा के लिए जिसमें किफालतनामे और सरमाया है। पहले किसी ज़माने में कर्जों के इजरा के ज़रिए रिहायशी अंजुमन में सरमायाकारी की जाती थी, लेकिन अब इस तरह सरमायाकारी नहीं की जाती।
अमानतों का जरिया सिर्फ मेंबरान से। अगर कोई अंजुमन अमानतों के जरिए रकम हासिल करना चाहे तो कर सकती है, यह एक पेचीदा अमल है, इसलिए अंजुमन इस तरह की सरमाकारी की तरफ राग़िब नहीं होती। देखिए यहाँ भी एक बात आपको समझने की है। अमानत से मुराद ये है, मिसाल के तौर पर किसी हाउसिंग सोसाइटी का एक मेंबर जो है, उसके पास पैसा है, वो कहता है कि भाई मैं बाहर ये पैसा लगाने के अपने सोसाइटी में ये पैसा मैं लगा दूँ सरमाकारी में, तो जो है मुझे आमदनी होगी। तो वो जो है अमानत के तौर पे जो है वो सोसाइटी को देता है, लेकिन वहाँ पे शर्त है कि अंजुमन जो है अगर अमानत लेना भी चाहे तो वो मेंबर से ही ले सकती है, और अगर आप ले भी लें तो उसको फिर उसका आपके शराइत होते हैं कि भाई आप उसको कितना आप फ़ायदा पहुंचाएंगे। जैसा क्रेडिट सोसाइटीज़ में है कि वो कर्जा पहले ले लेते हैं 2 लाख 4 लाख जो भी उनको मिलता है, और उसको पर वो 9 रुपये के 9% के हिसाब से आपके मुनाफा समझ या सूद अदा करते हैं। लेकिन वही जो वहाँ पे अमानत आप के तौर पर आप पैसा रखेंगे 1 लाख 2 लाख रुपए, तो वो 7% आपको मुनाफा देते हैं। तो उसका जो दरमियाने जो वो फ़र्क होता है, मिसाल के तौर पर 1000 रुपये का फ़र्क उसको महीना देना, 1000 रुपये देना है, तो वो उसको 80 रुपये वहीं से मिल जाते हैं, 200 रुपये जमा करता है। लेकिन क्रेडिट सोसाइटी में जो होता है वो करते हैं और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी में इस तरह के जो है वो नहीं किया जाता, इसमें बड़ी मुश्किलात हैं। अतियात के ज़रिए रकम हासिल की जा सकती है, ये भी महदूद आमदनी है। देखिए अतियात भी अगर आप लेंगे तो अपने मेंबरान की से लेंगे, आप बाहर के किसी मेंबर से अतिया नहीं लेंगे। इसलिए भी इस पाबंदी रखी गई है कि अगर बाहर के लोग जो है आपको सोसाइटी में अतिया दे रहे हैं, तो फिर वो अतिया तो दे रहे हैं, लेकिन उनका मकसद पीछे भी होता है कि साहब हम यहाँ किसी तरह इसके मकसद से फ़ायदा उठाएं और उन पर दबाव डाल के प्लाट हासिल करें। तो इसलिए बराह करम अतियात आप ना लें, सोसाइटी से लें। तो वो भी शराइत होते हैं। अतियत में तो मैं नहीं समझता कोई शर्त होती है, लेकिन बहरहाल वो आप ले सकते हैं। मकानात और ज़मीन की कीमत के सिलसिले में अदा करता रुकूम। अब देखिए मकानात और ज़मीन की कीमत, अब ये जो है अब एक ज़मीन आपने एक सोसाइटी से ले ली, मालूम है उसको जो है उसने वो 50 लाख रुपए में वो ज़मीन उसने ली, और वो ज़मीन के नक्शा बनाया, प्लाटिंग कर ली, उसमें 500 है या 600 है जो भी वो सब करके तैयार कर लिए, और उसके बाद में मेंबरान को प्लाट देने शुरू कर दिए 120 गज 240 गज। अब वो देते हो जो पैसा आता है वो पैसा जो है अमानत है मेंबरान की, जमीन के लिए लिया है तो जमीन के लिए पैसे लेके जमीन आपको खरीदनी चाहिए। और अगर आप उसको ये भी काबिल वापसी है, इसको वापस करना। एक मेंबर ने जो है प्लाट आज ले लिया 50,000 में आपके अदा करके उसने ले लिया, अब वो ले तो लिया है, लेकिन अब उसको जरूरत पड़ती है पैसों की किसी वजह से कोई, तो वो ये कहता है सोसाइटी से कि जी साहब ये मेरा प्लाट है, मैंने लिया था, अब इसको वापस ले लें। तो उसका तरीका ये है कि 25% जो है या 20% जो पैसे उसके काट के उसको देते हैं, तो वो उसको वापस करना है। लेकिन सोसाइटी वाले जो है उनको ये चीज़ का कोई पता नहीं है, अंदाज़ा नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि हिसाब जो पैसा आता है और ज़मीन के लिए उसको दूसरे मदाद में खर्च कर देते हैं, और पैसा उस मद में रखते नहीं हैं। और लेकिन जब हर मद में अलग अलग पैसा आता है अकाउंट में, तो उसको जब देने नहीं देने पड़ते हैं तो फिर वहाँ पे बस जो है मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। तो इस बात का आपको ख्याल रखना लाजमी है कि जिस मर्द का अकाउंट में पैसा आपने लिया है वो उसी मर्द पर खर्च करें, और अगर वो पैसा आपके पास पैसा है और वो मांगता है तो आपको देना चाहिए। याद रहे ज़मीन यानी प्लाट की कीमत मिंबर से ली जाती है काबिल वापसी, अगर किसी सूरत आमदनी ये किसी सूरत आमदनी नहीं कहलाएगी।
آج کل میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ پیسہ بھی آمدنی ہے اس میں خرچ کر دیتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے، اور بعض سوسائٹی اس غلط فہمی میں اپنی زمین تک گوا بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور مد میں استعمال نہیں کی جانی چاہیے۔ میں نے دوران آڈٹ 100 میں سے 95 انجمنوں میں یہ روایت دیکھی ہے کہ زمین اندرونی ترقیاتی کاموں، سڑکیں، آب رسانی اور نکاسی آب، بجلی، پانی، گیس، زمین کی حفاظت اور انڈر گراؤنڈ پانی کے ٹینک کے لیے لی گئی رقم انجمن کے دفتری اخراجات کو پورا کرنے کے لیے خرچ کر دیتے ہیں۔ کسی انجمن کے سالانہ اخراجات 2 لاکھ سے 10 لاکھ تک ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، لہذا انجمنیں نقصان میں چلی جاتی ہیں۔ اس میں یہ قصور ممبران کا بھی ہے کہ اگر آپ وقت کے اوپر ان کو جس ترقیاتی کاموں کے لیے وہ پیسے آپ سے لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ پابندی سے جس اقساط میں آپ ادا کرتے رہیں۔ اگر آپ روک دیں گے، کچھ لوگوں نے پیسہ دیا، کچھ نے نہیں دیا، جو پیسہ ان کے پاس کچھ ہے تو وہ تو ظاہر ہے دفتری اخراجات تو ان کو پورے کر رہے ہیں تو اس میں سے کر دیتے ہیں، تو اسی طرح آہستہ آہستہ وہ پیسہ خرچ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس میں نہیں کرتے۔ شروع زمانے میں جب بہت سستا تھا، آج سے 40 سال 20 سال پہلے، تو جس وقت آپ اگر ترقیاتی کاموں کے جیسے بجلی ہے، وہ سڑکیں ہیں، پانی کے لائنیں ہیں، سیوریج کے لائنیں اگر آپ ڈالنا چاہیں تو اس زمانے میں اگر آپ کے پاس 40 ایکڑ زمین ہے سوسائٹی کے اندر تو وہ 5 کروڑ 6 کروڑ میں آپ کا کام ہو جاتا تھا، لیکن آج جو ہے 10-20 کروڑ میں جو ہے کام جو ہے شاید مشکل سے ہو۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت آپ نے اس کی وہ حفاظت نہیں کی، اس وقت صحیح طریقے سے پیسے کا خرچہ نہیں کیا۔ اگر صحیح طریقے کے کرتے، صحیح اصول سے چلتے تو اسی وقت آپ کے جو ہے جو سوسائٹیاں آباد ہو جاتی ہیں۔ اب لوگوں کو بہت مشکلات ہے آباد کرنے میں، ایک تو پہلے ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے یہ ترقیاتی کام کرنے کے طریقہ کار ہے کیا، کس طرح سے کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ ایک میں بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت یہ اسکیم 33 اسکیم تیار کی گئی تو اس میں اس وقت 2 باتوں کا خیال رکھا گیا۔ ایک تو یہ تھا کہ صاحب بیرونی ترقیات، آؤٹر ڈیولپمنٹ وہ کون کرے گا، اور اندرونی ترقیات انٹرنل ڈیولپمنٹ کون کرے گا۔ تو یہ وہ ہوا کہ صاحب آؤٹر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کے ڈی اے کرے گی، کیونکہ کے ڈی اے کے پاس بہت تمام ہر طرح کے وسائل ہیں۔ زمین کو ہموار کرنا ہے، کس طرح پائپ لائنیں ڈالنی ہیں، کس طرح سے آپ کے پانی سیوریج کی لائنیں ڈالنی ہیں، کس طرح سڑکیں بنانی ہیں، تو ان کو تمام چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، انجینئر موجود ہیں، سب ہیں۔ اب رہا اندرونی ترقیاتی کام تو وہ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ سوسائٹی سے پوچھ لے دیا جاتے ہیں۔ لہٰذا 1975 میں مجھے یاد ہے کہ سوسائٹی والوں کو گورنمنٹ نے بلایا اور ان سے سامنے یہ تجویز رکھی کہ دیکھیں صاحب یہ تو جو ہے یہ کر لیں گے، اگر آپ اپنے اندرونی ترقیاتی کام بھی جو ہے کے کے حوالے آپ کر دیں گے تو یہ ہے کہ آپ جب پہلے جو ہے باہر کا ہونا چاہیے ڈیولپمنٹ، پھر اندر کا ہوگا، تو آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو اس زمانے کے جو فن خان تھے انہوں نے نہیں جی صاحب ہم جو ہے خود ہی اپنے ترقیاتی کام کر لیں گے، کے ڈی اے کو اپنا کر لیں گے، لیکن شرط یہ تھی کہ پہلے یہ ہوگی تو آپ کا پھر وہ کام ہوگا۔ لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور انہوں نے بنانا شروع کر دیا۔ ان سے بھی جو ہے وہ کافی مطلب کئی سالوں تک کہ وہ اپنا کام پورا نہیں کر سکے۔ خیر جو بھی ہوا وہ ہو تو گیا۔ اب اندرونی ترقیاتی کام کے بارے میں آپ غور کریں کہ جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ صاحب یہ ہم ڈیولپمنٹ کیسے کریں، اس کو کیا ہے کہ انجینئر آپ کے کنسلٹنٹ انجینئر کو مقرر کیا جاتا ہے، وہ کنسلٹنٹ انجینئر جو ہے وہ جاتا ہے زمین کو دیکھتا ہے، اس کو کنٹرول پلان بناتا ہے کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، کدھر سے جائے گا، یہ تمام چیزیں وہ نقشہ تیار کرتا ہے۔ پھر اس کا نقشہ پورا جو نقشہ ہوتا ہے وہ پاس شدہ نقشہ دیکھ کے کام شروع کرتا ہے، غیر پاس پہ پرپوز پہ نہیں کرتا، تو اس کو سب پتہ ہے۔ پھر وہ ٹھیکیدار وہ خود ہی سارے کام اپنے سر انجام دیتا ہے، جو کنٹریکٹر ہے وہ کنٹریکٹر اسی کے کہنے کے مطابق کنٹریکٹر کام کرتا ہے، اپنے طرف سے نہیں، جیسا کرنا ہے کرتا ہو
कंसल्टेंट इंजीनियर उसकी पूरी निगरानी करते हैं वहाँ जाके। और अब देखें जिन लोगों ने सही उसूलों पे काम किया, समझदारी के साथ किया, वो सोसाइटियाँ बहुत आबाद भी हो गई और बहुत अच्छी तरह रह भी रहे हैं लोग और खुश भी हैं। लेकिन बहुत सारी सोसाइटी बगैर कंसल्टेंट इंजीनियर के वो किसने मशवरा दिया कि साहब आप ऐसा कर लो, किसी कर लो, और उम्मन जो है ज़्यादातर पठानों के पास जो है पैसा वो होता है उनके पास सामान भी होता है, लेकिन उनको तजुर्बा इतना नहीं होता, उनसे काम ले लेते हैं, बाद में मान कराम हो गया, प्लाटों में फर्क हो गया, लड़ाई झगड़ा, ऐसे बहुत सारे सोसाइटी का मैं समझता हूँ नुकसान भी हुआ। तो बराए करम आप लोग अभी भी जो लोग नहीं किए हैं या कर रहे हैं उनको चाहिए कि उसूली तौर पर काम करें, सही तरीके से काम करें। अंजुमन के जो कमेटी के मेंबरान हैं वो पढ़े लिखे होना चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए कि हम किस तरह से कर रहे हैं, कि इमदाद बाहमी के उसूल क्या हैं। जब तक आप उसको उसूल नहीं समझेंगे, इमदाद के तालीम हासिल नहीं करेंगे, आपको उस काम करने की ट्रेनिंग नहीं होगी, तो फिर आप कैसे करेंगे। और आजकल मैं इमदाद बाहमी के अफसरान को भी कोई ट्रेनिंग नहीं है कि साहब आप सोसाइटी के उनके मसाइल किस तरह से हल करेंगे। तो मालूम हो तो उनके लिए भी तालीम ज़रूरी है, उनके लिए भी ट्रेनिंग ज़रूरी है। तो इन सब बातों का आपको ख्याल रखना है, अभी भी वक्त है। आप जो है सोच समझ के और सही तरीके से काम करें ताकि सोसाइटियाँ आबाद हों और अच्छे तरीके से रहें। आज हम यहीं तक बात वो करते हैं, फिर इंशाअल्लाह अगले किस्त में हम इससे आगे चलेंगे। और लिहाजा आप ये करें कि मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे रब्ता करना चाहता है तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि ये वीडियो पर आने के बाद से बहुत से लोगों ने मुझसे रब्ता किया और मुझसे मशवरा किया कि नहीं हमें आप बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, लिहाजा हम आपके पास आना चाहते हैं, आए भी हैं। तो मैंने उनकी मदद की है। तो मुझे खुशी होती है कि अगर कोई मुझसे मिलना चाहे, बात करना चाहे तो मैं इसके लिए हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।